वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, वॉल्यूम 1। और अब वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो एक समस्या और आई थी जो डिस्कस हुई थी। आपने बोला था कि जो क्वेश्चन लगते हैं वो तो ठीक है, वो समझ में आते हैं, लेकिन जो नए वाले आते हैं उनको हमें छोड़ना पड़ता है। मतलब कभी कदार देख के वो समझ में नहीं आते हैं क्या करना होगा, अपने आप से नहीं सोचना होता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ ये सोचिए कि पहली बात तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है पहली बात तो, और उसमें जो पूछा हुआ है सबसे पहले उसको ध्यान देना है। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए पहला वाला, सारे क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में पता नहीं है क्या करना है। ठीक है, तो हम कैसे पकड़ेंगे हमें क्या करना है। किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल ये जो भी है, पूछा क्या है, इसकी भुजा की लंबाई पूछी है। ठीक है, पहली बात तो इसकी भुजा की लंबाई पूछी है घन की, और घन ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। इन्होंने तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन को पकड़ लेना है। तो हमने क्वेश्चन मतलब जो पूछा गया है, जो हमें बताना है वो हमें पकड़ना है, और उसको ध्यान में रखना है कि क्या पूछा गया है। ऐसे तो ये थोड़ा सा वो लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन सवाल का रास्ता यहीं से बनेगा। भुजा की लंबाई पूछी गई है, और अब उसके साथ दिया क्या है उस पर देना है। किसी घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, अब घन के पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमें याद होना चाहिए। तो घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये घन के पृष्ठ का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ तो जो पूछी होगी सबसे पहले तो हमें वो ध्यान देनी है कि क्या पूछा गया है। अगर उसका कोई फार्मूला है तो ठीक है, उसके फार्मूले में जैसे मान लीजिए हमें सब कुछ दिया है, भुजा दी होती, हमें घन के पृष्ठ पूछा गया होता तो हम ये फार्मूला लगा देते। लेकिन नहीं, इन्होंने भुजा पूछी है। अब जब भुजा पूछी है, उसका भुजा का कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो इन्होंने हिंट के लिए, या मतलब वो चीज़ निकलेगी कैसे उसके लिए कुछ ना कुछ और दे रखा होगा। और जैसे ये दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाले वीडियो में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में भी आना चाहिए। तो जो चीज़ दी होगी, मतलब किसी ना किसी चीज़ का फॉर्मूला भी दिया होगा, और उसकी वैल्यू भी दी होगी, मतलब उसको निकालना नहीं पड़ेगा। तो उसके फॉर्मूले को उसकी वैल्यू के बराबर जैसे औसत में रखते थे, रख के फिर हम निकालेंगे कैसे। इन्होंने बोला था कि एक घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 96 है। अब देखिए यहाँ पे घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें इन्होंने फॉर्मूला निकालने के लिए नहीं दिया है, पहले से ही दे रखा है। तो इसका मतलब जब भी कभी ऐसा हो कि घन का आयतन दिया हो पहले से, और आयतन का फॉर्मूला भी होता है, तो आप ये मान के चलो उसी फॉर्मूले के बराबर उस वैल्यू को रखना है और उसमें से निकालना है। घन के पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है। अब इसी के बराबर हमें इन्होंने दिया है कि घन का जो पृष्ठ है वो 96 है, ये दे रखा है। तो हमें बस ये चीज़ इसके बराबर लिख देनी है, और माइंड में रखना है कि निकालना क्या है, भुजा निकालनी है। और जो चीज़ निकालनी है भुजा, उसको हमें अकेला करना है। तो सबसे पहले भुजा को अकेला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 साथ में है, 6 को हटाएंगे, भुजा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96। 6 गुणे में है, नीचे भाग में आएगा, ये कट जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ये आ गया भुजा का स्क्वायर। भुजा को हम ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। अब हमें भुजा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो भुजा स्क्वायर है। तो उधर भी देखें वो किसका स्क्वायर बन रहा है, हमें पता है 16 4 का स्क्वायर बन रहा है। तो ए स्क्वायर बराबर
4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए a का स्क्वायर 4 के स्क्वायर बराबर है, आप a बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। चाहे आप ऐसे करो कि a स्क्वायर को स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाता है, a बराबर अंडर रूट 16 हो गया। और अंडर रूट 16 को हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा। बात एक ही है। तो ये आ गया a, ठीक है, a बराबर 4 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन से हम कैसे पकड़ रहे हैं। आंसर निकालने पर जोर नहीं देना है, वो आंसर तो आपको निकालना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, लेकिन तरीका सीखना है। तो 14 सेंटीमीटर कोर, कोर मतलब वही भुजा को कहते हैं, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन, ठीक है। तो एक ठोस घन है ये, इसकी 14 सेंटीमीटर कोर है, मतलब सारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें डायग्राम समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्या है इस बेलन का। लेकिन दिया क्या है इन्होंने, घन दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे ध्यान से देखिए, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से, तो ये 14 सेंटीमीटर कोर वाला घन बना लिया, से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो पहले इसमें से बड़ा अधिकतम आयतन का बेलन काटना है, तो कैसे काट सकते हैं। बेलन कैसा होता है, वो पाइप जैसे शेप वाला जो पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसे ये शेप होता है बेलन का। ये बड़ा से बड़ा इसमें से काटना है। अब इसकी सारी भुजाएं 14 हैं, तो देखिए बड़ा से बड़ा जो कटेगा वो क्या कटेगा, इसको अगर हम, ये तो 3D फिगर में बना हुआ है, इसको अगर हम इसका खाली ऊपर वाला शेप देखें, ऐसे ऊपर से देखें तो ये ऐसा दिखेगा ऊपर से। अब इसमें से बड़ा बेलन, अब बेलन को ऊपर से देखेंगे, ये पाइप है, इसको घुमा के ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ऐसे दिखेगा, नीचे को लंबा सा गया होगा। तो इसमें से बड़ा बेलन कैसे कटेगा, बिल्कुल ऐसे करते हुए कटेगा, है ना, नीचे को। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये बनेगा, ऐसे ही नीचे पहुँचा होगा, ये ऐसे करके कटेगा, बड़ा सा पार्ट काट लिया जाएगा उसमें से, बड़ा से बड़ा जितना बेलन। अब इनका ये सवाल देने का मतलब क्या है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये 14 थी, तो ये भी तो, ये बीच में भी तो, ये भी तो 14 ही होगी, ये 14 है, ये 14 सेंटीमीटर है, सब 14 सेंटीमीटर होगी। अब जब हमने ये बेलन काटा यहाँ से, ये ऐसे, तो ये 14 जो आया बीच वाला, आयत होता है ना, ये आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी तो 14 ही होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। और हमने सर्किल में पढ़ा हुआ है कि जब ये पूरा ये 14 होता है तो इसको व्यास कहते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होता है, इसका आधा कर देना पड़ता है, r बराबर हो जाता है पूरे व्यास का आधा, मतलब 14/2, ठीक है, 7। इसका मतलब इसकी जो बेलन बनेगा उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7। अब सबसे पहले अच्छा देखिए, हाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है, सबसे पहले पूछा क्या था हमसे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद है, पृष्ठ दो होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ मतलब ये जो कर्व वाला होता है, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब ऊपर वाले भी दोनों सरफेस जोड़ लिए जाते हैं। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ पूछा हुआ है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr गुणे h+r। सबसे पहली बात तो फॉर्मूला याद, जो पूछा गया है अगर वो उसका फॉर्मूला बन सकता है तो सबसे पहले हमें उसका फॉर्मूला लिख लेना है कहीं, और देखना है कि उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 2 तो कोई दिक्कत नहीं, पाई की वैल्यू भी पता होती है, आर और एच, इसका मतलब हमें सिर्फ आर की ज़रूरत थी और एच की ज़रूरत थी, वो हम कहीं से पता कर लें तो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि इसको देखा कि जब ये पूरे से पूरे में कटेगा तो जो इसकी आर निकालनी है, आर कैसे निकलेगा,
ये था, ये पूरा 14 था, त्रिज्या आर का मतलब रेडियस, त्रिज्या आधी होती है, ये पूरा 14 था, तो ये यहाँ तक इतना 7 हो गया, तो आर बराबर 7 हमारा आ गया। ठीक है, अब एच निकालना है। एच क्या होता है? ऊंचाई बेलन की, ये बेलन है तो इसकी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई। अब देखिए घन की सारी भुजाएं 14 थी, हर तरफ को 14 थी। ठीक है, तो ये हाइट भी तो 14 ही निकलेगी, 14 से ज़्यादा तो निकल नहीं सकती, क्योंकि जिसमें से काटा गया है उसी की ऊंचाई 14 है। अधिकतम से अधिकतम काटेंगे तो ये इतना पार्ट जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी हाइट है और ये 14 के बराबर है। तो इसका मतलब h बराबर आ गया 14, r भी आ गया और h भी आ गया। अब जहाँ हमने अपनी दोनों चीज़ें निकाल ली, अब हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। बस हम इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, 2 गुणे पाई की जगह पर 22/7 रखते हैं, गुणे आर, आर की जगह पर कितना है 7, गुणे h प्लस आर, h है 14 और r 7। देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, 7 एकम 7, 22 दूनी 44, ये 14 और 7 21, इनको गुणा कर लेंगे 21 और 44 को। 21 चौके 84, 84 के 4, 21 चौके 84 के 4, 8 बचा हासिल, 21 चौके 84, 84 और 8 92, 924, 924 हो गया हमारा आंसर। ये 924 आ रहा ए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये देखिए इन्होंने भी यही बताया है कि जैसे ये हमारा घन था 14, उसकी सारी हाइट थी, इसमें से जब बेलन काटा है तो नीचे वाला जो पूरा पार्ट आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा डायमीटर व्यास 14 होगा, तो उसकी त्रिज्या 7 निकाल ली और h 14 निकाल लिया, वैल्यू रख दी। बस हमें ये अपने आप से सोचना पड़ेगा कि h और r क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण पृष्ठ में का फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, इसलिए ये निकाला गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि OA तथा OB तथा OC एक घन के एक ही शीट्स O पर, देखिए शीट्स लिखा हुआ ना, अच्छा एक क्वेश्चन इससे भी आता है कभी कदार, देख लीजिए। 3 चीज़ें होती हैं, पूछी जाती हैं, शीट्स, किनारा और पृष्ठ। ठीक है, शीर्ष का मतलब होता है कोना, नुकीला कोना। ठीक है, जहाँ पर जैसे ये आपका त्रिभुज है, ये वाला कोना हो गया, या ये आपका वो है, क्या कहते हैं, घनाभ, तो ये जो कोना हो गया, ये जो कोने होते हैं इनको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, किनारा किसको बोलते हैं? ये जो सीधी दो कोनों को जोड़ने वाली जो सीधी लाइन होती है इसको किनारा बोलते हैं। जैसे इसकी बात करें तो ये किनारा है एज, ये किनारा है, ये किनारा है, 4 किनारे ऊपर हैं, 1 2 3 4 किनारे नीचे हैं, और 1 2 3 4 4 खड़े खड़े हैं, तो टोटल 12 किनारे हो गए। तो किनारा का मतलब होता है ये जो सीधी लाइनें होती हैं, कोने कोने वाली जो सीधी लाइनें होती हैं वो। ठीक है, इसको एज भी बोलते हैं। पृष्ठ क्या होता है? पृष्ठ मतलब एरिया, मतलब एक फ्लैट एरिया, जैसे ये आपका बना हुआ है, इसको मैजिक क्यूब समझ लीजिए। तो पहला पृष्ठ क्या है इसमें से? कोई भी पृष्ठ देखिए, एक तो ये ऊपर वाला पृष्ठ है, फ्लैट सरफेस, इसको पृष्ठ बोलते हैं। कभी कभी कोई शेप दिया जाएगा आपको, जैसे घन की ही बात कर लें, घन, इसमें मान लीजिए पूछ लिया गया कि कितने किनारे हैं, कितने शीर्ष हैं, कितने किनारे हैं, कितने पृष्ठ हैं। तो घन के केस में शीर्ष कितने हैं घन में? देखिए एक कोना ये, 2 3 4 5 6 7 8, 8 शीर्ष हैं, इसका मतलब शीर्ष जो है वो 8 है। किनारे कितने हैं? किनारे, किनारे मतलब एज, किनारे वाली लाइनें होती हैं जो शीर्षों को जो जोड़ती हैं, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है, इनको दोनों को जोड़ा ये एक लाइन ने। ठीक है, ऐसे ये जो लाइन पतली सी बनेगी, दो भुजाएं जहाँ, दो सरफेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, उसको एज कहते हैं। तो एक
2 3 4, 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, और 1 2 3 4, 4 3 12 हो गया टोटल। इसका मतलब जो एज हो गई या जिसको किनारा बोलते हैं वो हो गई 12। तीसरा क्या है, पृष्ठ। पृष्ठ कितने हैं, तो देखिए एक तो ऊपर वाला एरिया, एक नीचे वाला एरिया, एक इसको कमरा मान लीजिए, तो एक छत हो गया, एक फर्श हो गई, 2 पृष्ठ तो ये हो गया फ्लैट सरफेस, और बाकी की चारों दीवारें, एक ये वाली दीवार, एक दाएं बाएं और आगे पीछे ये वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 4 हो गए। तो 4 तो दीवारें हो जाती हैं, एक छत और एक फर्श, टोटल 6 पृष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखते हैं, एक क्वेश्चन देखिए मिला, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन भी मिला है। ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 कि एक घनाभ में शीर्ष और किनारों की संख्या कितनी होती है। शीर्ष और किनारों की संख्या क्रमशः है। क्रमशः का मतलब कि जिस क्रम में इधर लिखे हुए हैं वैसे ही आपको आंसर भी देना है। तो पहले शीर्ष बताने हैं कितने होंगे, फिर किनारे बताने हैं घनाभ में। ठीक है, तो घनाभ ये होता है, इसमें हमें शीर्ष बताने हैं और किनारे बताने हैं। तो शीर्ष क्या होते हैं, कोने। कोने तो 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे हो गए, नोक जो बनती हैं। तो शीर्ष हमारे हो जाएंगे 8, और किनारे कितने हो जाएंगे, उन्हीं शीर्षों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको किनारा बोलते हैं, एज। तो जो ये तो अभी पढ़ा कि जैसे 4 ऊपर, 4 नीचे, और ये टोटल कितनी हो गई, 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ऐसे खड़े खड़े, तो टोटल 12 हो गई। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाना चाहिए 8,12। ये देखिए 8,12 आ रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, किताब का पेज फट गया तो जो है पेपर निकला हुआ अलग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओ ए ओ बी तथा ओ सी एक घन के एक ही शीर्ष मतलब कोना ओ पर मिलने वाली कोरें हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई a सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और पता करेंगे कि ए बी सी कैसे बन रहा है। ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अलग अलग, समबाहु का अलग होता है, विषमबाहु पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पीछे फॉर्मूले में, क्षेत्रफल वाले में। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमें पता है जो कि पूछा है। तो अब लेकिन कौन से त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है, तो ये हमें सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसे सीक्वेंस को पकड़ते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले पूछा क्या है और जो पूछा है उसको बताने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे करते हुए पीछे जाते हैं और जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उस चीज़ को हम बता देते हैं। ये तरीका है। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा है। अब हम सबसे पहले देखें त्रिभुज ए बी सी कैसे बन रहा है। तो कैसे बन रहा है कि ओ ए ओ बी ओ सी, देखिए ओ सब में एक पॉइंट है ना, तो किसी भी फिगर में जो नाम होते हैं ए बी सी डी ओ, अब जैसे ओ है तो ओ एक ही जगह रहेगा क्योंकि एक ही नाम के दो तो होते नहीं हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और उसमें ध्यान रखेंगे कि ओ एक ही जगह होना चाहिए। अब है क्या, ओ ए ओ बी ओ सी एक ही घन के, तो पहले तो एक घन बनाना है। ये देखिए घन बनाया, ठीक है, ये घन बन गया। अब हमें किसी का इसका कोई भी एक शीर्ष लेना है, उसको ओ मान लें। मान लीजिए कि हमने इसको इसी को ऊपर वाले को ओ मान लेते हैं, मान लीजिए ये ओ है। ठीक, अब ओ ए ओ बी तथा ओ सी, ठीक है, एक घन के एक ही शीर्ष ओ पर मिलने वाली कोरें हैं। तो देखिए
त्रिभुज बनाना है ना, ओ ए ओ बी सी, ओ ए ओ बी ओ सी 3 है। तो देखिए एक तो ये ओ जो है वो पीछे वाले सरफेस पे है, तो एक लाइन तो देखिए ऐसे जाएगी, ऐसे क्यों गई, सीधे क्यों नहीं गई, क्योंकि सीधे जा ही नहीं सकती, क्योंकि त्रिभुज कैसे बनेगा फिर, और मिलना भी तो सबको एक पॉइंट पे है। तो ओ ए, मान लीजिए ओ ए ये हो गया, शीर्ष शीर्ष पे मिलना है ना, तो वहाँ पे अब ये ओ ए हो गया। अब इसी से दूसरा सरफेस किधर निकल रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है, ये ऊपर वाले सरफेस पे ये ओ बी हो गया, ठीक है। और एक पीछे वाला सरफेस हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, एक इस पे बनाना है, ये ओ सी हो गया। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, गलत डायग्राम बना दिया, फिर से बनाएंगे। देखिए जब त्रिभुज ऐसे बनता है ना, ए बी सी ऐसे त्रिभुज बनता है, तो जो ओ होता है वो सेंटर होता है इनका बीच में, ऐसे, ठीक है। ओ सेंटर होता है, तो हमें ओ को ऐसी जगह रखना है कि ओ ए बी सी के बीच में पड़े, ये तीनों ए बी सी इधर आ गए। तो देखिए फिर से बनाते हैं डायग्राम, थोड़ा सा टफ चैप्टर लगेगा शायद ये आपको। अब मान लीजिए हमने इसको ओ मान लिया, ठीक है। अब देखिए ओ बीच में होना चाहिए, तो इस ओ से कौन सी 3 साइड जुड़ी हुई हैं, एक तो नीचे वाली फर्श, एक इधर वाली दीवार ये वाली, और एक इधर वाली। तो देखिए ओ बीच में लाना है, तो एक तो ये लाइन बनेगी, दूसरी इस सरफेस का हाफ, और तीसरा इस सरफेस का हाफ, ये ऐसे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे समझ लें एक बार, और अगर इसमें डायग्राम में नहीं समझ में आया तो एक बार और समझते हैं। ये ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए ये वाला पॉइंट ओ है, ठीक है। अब इस पॉइंट से जुड़ी हुई कितनी लाइनें जा रही है, देखिए एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, और एक ये 3 जा रही हैं। तो इन्हीं तीनों को ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और ये सी मान लिया, ठीक है। अब इन्हीं को ज्वाइन कर देते हैं, ये और ये। देखिए यही त्रिभुज, ये भी है, ये इधर से सामने से दिख रहा है तो ये ज़्यादा सही से समझ में आ रहा है। अब ये त्रिभुज बन गया ना ए बी सी, और बीच में ओ था हमारा शीर्ष। अब इसका हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पहली बात तो जो भुजाएं बन रही हैं, ये सरफेस का हाफ, मतलब विकर्ण, घन में ये वर्ग में विकर्ण क्या होता है, इस लाइन को विकर्ण बोलते हैं। तो देखिए ये वर्ग का विकर्ण है, ये भी वर्ग का विकर्ण है नीचे वाले का, और ये भी, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो सारे क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ये तीनों ही विकर्ण हैं, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये जो त्रिभुज बन गया वो बन गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, हम लोगों ने क्षेत्रफल वाले में पढ़ा था, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अब हमें उन्होंने पूछा है ना उसमें कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज के उसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। सॉरी √3/4 होता है, भगवान। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये बताना है, इसके लिए सीक्वेंस चल रहे हैं, भुजा कैसे निकालेंगे, हमें इस त्रिभुज की भुजा निकालनी है। अब अगर ध्यान से देखिए इसके छः सरफेस है ना, इसकी एक सरफेस को खोल के ऐसे रख दें, तो ये जो लाइन बन रही है कैसे बन रही है, ये इसकी भुजा की लंबाई बन रही है।
जो ये वाले वर्ग का जो विकर्ण है वो उस भुजा की लंबाई है, और जो भुजा दी रखी है प्रत्येक की लंबाई a है, प्रत्येक की लंबाई a, इसका मतलब इनकी सबकी लंबाई a है, इसी का ये विकर्ण है। तो सबसे पहले तो हम विकर्ण निकालें। विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे √2, तो इसका मतलब जो विकर्ण आ गया वो आ गया a गुणे √2, ठीक है। तो ये भुजा a√2 सारी आ गई, ये भी a√2 हो जाएगी, ये भी a√2 हो जाएगी, और ये भी a√2, तीनों। अब हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है। भुजा तो जो विकर्ण यहाँ पे निकला है ये त्रिभुज में भुजा का काम करेगा, क्योंकि त्रिभुज का एरिया निकालना है तो हमें त्रिभुज की भुजा बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो त्रिभुज की भुजा क्या है, जो वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण ये है, इसका मतलब ये त्रिभुज की भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले में हम भुजा की जगह पर ये रखेंगे, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, भुजा की जगह पे है a गुणे √2 इसका स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। √3/4, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 गुणे √2 दो बार हो जाएगा, तो दो बार होता है तो √2 की पावर, पता है कि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा √3/4 गुणे ये √2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जैसे √4 और √4 का गुणा होता है तो वो 4 हो जाता है, कोई भी दो रूट वाले मल्टीप्लाई होके वो 1 हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दोनों एक में होते हैं तो अंदर स्क्वायर बन के बाहर निकल आते हैं। तो ये √2 गुणे √2 2 हो गया। अब ये 2 से ही कट गया, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया आंसर, √3/2 गुणे a स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। आ रहा है इसमें कोई, ये सी आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। यदि लिखा हुआ है कि किसी घन का किनारा r सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले घन बनाइए। ये घन बनाया, किनारा r सेंटीमीटर है। किनारा क्या होता है, ये वाला किनारा होता है, तो r, ये r है, इसका मतलब भुजाएं इसकी सारी r हैं, सब r हैं। कभी कभी ठीक है, सारी भुजाएं r हैं। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखें क्या पूछा है। यदि इसमें से संभावित बड़ा से बड़ा लंबवृत्तीय शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन बताइए। इसमें से शंकु काटा है, तो देखिए डायग्राम में बना हुआ है ना शंकु, ये है, ये एक क्यूबिक वो फॉर्म है। इसमें शंकु कैसे काटेंगे, जो बड़ा से बड़ा काटेंगे, कि शंकु इसको कहते हैं। तो बड़ा से बड़ा शंकु क्या हो सकता है कि ये देखिए आपका वो है, जो ये क्यूब, ठीक है। इसको एक तरफ से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। बड़ा से बड़ा कैसे काट सकते हैं, ये मान लीजिए आपका ये घन है, बड़ा से बड़ा काटने के लिए इसका पॉइंट ऊपर टच होना चाहिए और ये नीचे, ऐसे ही तो कट सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या समझना होता है हमें कि जब भी किसी बड़े वाले में से काटते हैं, सबसे पहले तो देखिए पूछा क्या है, पूछा है कि शंकु का आयतन बताइए। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले जो पूछा है वो हमें उसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणे पाई गुणे r² गुणे h। ये शंकु का आयतन है, ये हमसे पूछा गया है। अब हमें ये बताना है, तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो r और एक h, किसका, उस शंकु का, ठीक। अब शंकु का कैसे निकालेंगे, वो हम उसकी मदद से निकालेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहली बात तो शंकु की ऊंचाई ये होती है h, ठीक है, शंकु की ऊंचाई। अब देखिए r सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा है तो ऊंचाई तो r ही रहेगी ना, बड़ा से बड़ा जो काटेंगे, चाहे जिस तरफ से काटें। ऐसे करके बनेगा शंकु, ऐसे करके नीचे ऐसे। तो ये जो हाइट होगी ये वाली, यही तो हाइट होगी सेम। तो इसका मतलब जो ऊंचाई आएगी शंकु की,
वो एच आर आएगी। जो ऊंचाई होगी वो घन का आर जो होगी वो ऊंचाई होगी। अब रेडियस क्या होगी? रेडियस मतलब शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? जो नीचे वाला गोल पार्ट होता है ये जैसे ये शंकु बना हुआ है, नीचे वाला जो गोल पार्ट है इसकी ये जो त्रिज्या। अभी त्रिज्या कैसे बनेगी उसमें निकालें। देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला जो सरफेस था वर्ग का वो ऐसे था, इसमें जाके आपका ये ऐसे गोल बना होगा नीचे वाला पार्ट। उल्टा करके देख रहे हैं इसको तो ऐसे बना होगा शंकु का। रेडियस ये होगी हमारी, ये हमें निकालनी है। रेडियस कैसे निकलेगी? देखिए ये पूरी आर है इन्होंने दी हुई है, तो इसका मतलब ये भी पूरी आर है भुजा घन की। हमें आधी निकालनी है, इतनी, ये हमें त्रिज्या चाहिए। तो जो शंकु की त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई? पूरे का बटे 2, त्रिज्या हो जाएगी आर बटे 2। तो ये शंकु की ऊंचाई ये आ गई और त्रिज्या ये आ गई। इनको दोनों को फॉर्मूले में रख देते हैं। 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर। आर कितना आया है? त्रिज्या आर बटे 2। एच कितना आया है? आर। इसको ओपन कर लेते हैं। 1/3 गुणे पाई गुणे, देखिए आर स्क्वायर बटे में 3 की जगह 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर गुणे वो आर ऐसा ही रहेगा। अब देखिए 1/3 कटने वाला तो कुछ है नहीं, पाई भी ऐसे ही रहेगा। आर स्क्वायर आर से गुणा होगा, यहाँ पे आर की पावर कितनी है? कुछ नहीं होती तो 1 मानते हैं। जब दो पावर गुणा होती हैं, आर स्क्वायर गुणे, जैसे मान लीजिए आर स्क्वायर गुणे आर की पावर 3, जब ये गुणा होती हैं तो आर की पावर 5, 6 नहीं होता है, गुणे में पावर जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बेसिक वाले वीडियो में पढ़ा था शुरू में। तो ये आर की पावर 2 और आर की पावर 1, टोटल आर की पावर 3 हो गई। आर की पावर 3 हो गई और कुछ बचा क्या? नीचे 4 बच रहा था, तो ये हो गया आपका 1/12, 3 चौक 12 गुणे पाई आर क्यूब। ये आना चाहिए हमारा आंसर। तो ये देखिए बी, 1/12 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़े से टफ चल रहे हैं, लेकिन जानबूझ के इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टफ समझ में आ जाएंगे तो इजी और आसानी से समझ में आएंगे। 2 किताबें थी, इनमें थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा, एक में 20 क्वेश्चन दिए थे शायद, 20 या 30 के आसपास, इसमें 54 दिए हुए हैं। तो इसमें वैरायटी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो समझते चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि, अब क्वेश्चन के साथ साथ देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ेंगे कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर, एक घन का आयतन जो है वो 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े, 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें दी गई हैं। एक घन दिया हुआ है, उसका जो आयतन है वो दूसरे घनाभ के बराबर है। तो घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई याद कीजिए। तो जब भी क्वेश्चन हमें पढ़ना है तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि पूछा क्या है। अब पूछा इन्होंने है घन की भुजा। घन की भुजा का तो कोई सूत्र होता नहीं है, वो पहले से ही दी होती है। नहीं दी होती है तो हमें कैसे निकालना पड़ता है? जब घन की भुजा नहीं दी होगी तो पीछे कोई सूत्र दिया होगा और उसकी वैल्यू दी गई होगी, हमें उसमें उन दोनों वैल्यू को बराबर रख के निकालना होता है। अब देखिए इसमें पीछे दिया हुआ है कि जो घन का आयतन है, एक घन है उसका आयतन, तो इसके घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब हम इसका फॉर्मूला उठाएंगे और उसको किसके बराबर रखेंगे? दिया होगा 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है, तो हम दोनों को बराबर रख देंगे एक जगह पर लिख कर। तो वहीं से हमें रास्ता मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का और घन की भुजा को निकालने का। तो एक घन का आयतन, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, ये घन के आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये किसके बराबर है? एक मिनट, ये बराबर है किसके? 9, 6
और 4 ऊंचाई के घनाभ के आयतन के बराबर। घनाभ ये होता है, वॉल्यूम वाले में हम लोगों ने पढ़ा था। इसकी जो आयतन जो लंबाई है वो 9 है, चौड़ाई जो है वो 6 है और ऊंचाई 4 है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। निकालें यहाँ से, मतलब 9 गुणे 6 गुणे 4। ठीक है, 6 चौक 24 और 9 चौक 36 के 6, 3 बचा हासिल, 9 दूनी 18, 19 20 21, 216। इसका मतलब घनाभ का आयतन 216 है। अब इन्होंने बोला है, घनाभ का आयतन निकाल लिया ना हमने, अब इन्होंने बोला है कि घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। तो ये घन का आयतन का फॉर्मूला हो गया। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, इसको ए का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो वो उस घन के आयतन के बराबर है, तो वो 216 के बराबर है। तो घन की भुजा बताओ। अब हमें पता है कि हमें भुजा बतानी है, तो हमें ये हटाना है। क्यूब हटाने के लिए देख लें कि ये किसका क्यूब होता है। तो अगर हमें क्यूब याद होंगे, जो कि आपको याद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो कर लेने चाहिए, तो ये 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 216, सॉरी 6 का क्यूब होता है 216। बाई चांस हमें नहीं याद है कि 216 किसका क्यूब होता है, तो हम 216 के फैक्टर करेंगे, निकालेंगे। 2 एकम 2, अब 1 बचा, 2 0 0, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 तय 9, 3 एकम 3। अगर नहीं याद है तो अब देखिए, क्यूब बनाना है ना, तो 3 3 के जोड़े बनेंगे, 3 का जोड़ा 3 का जोड़ा, कितना आ गया? 2 गुणे 3 6 हुआ। तो इसका मतलब ये 6 का क्यूब है। 216 की जब फैक्टर करेंगे, देखिए ए क्यूब है ना बराबर 216, ए कितना होगा? उधर चला जाएगा, यहाँ पे क्यूब लग जाएगा 216 क्यूब रूट। अब इसके फैक्टर करेंगे और अंदर 3 3 के जोड़े बनाएंगे, तो ये तो 3 2 के जोड़े बने वो 1 बन के बाहर आए, और ये 3 जो बने वो 1 बन के बाहर आए, तो इसका मतलब 6। तो ए बराबर आ गया 6। इसका मतलब भुजा जो आ गई वो 6 आ गई। और अगर हमें याद है कि ये 6 का क्यूब होता है 216, तो देखिए ए का क्यूब बराबर 6 का क्यूब, ये कैंसिल हो गया आपका, ए बराबर 6। इसका मतलब जो भुजा आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार इतना 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 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे, तो सबसे पहले जो छोटी सी मिस्टेक ये हो जाती है कि सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए कैलकुलेशन करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए ये मीटर में दिया हुआ है 10 मीटर 6 मीटर, 10 मीटर 6 मीटर लंबाई चौड़ाई दी गई, और ऊंचाई जो दी गई वो आपकी मतलब लंबाई और ये ऊंचाई मीटर में दी गई है, और ये सेंटीमीटर में दी गई है, और बाकी सब भी सेंटीमीटर में दिया गया। तो सबसे पहली बात ये करनी है कि सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो ये इन मीटर और ये जो 6 मीटर है इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन्होंने पूछा है कि एक दीवार है इतनी लंबी, ये दीवार है, ये दीवार दी गई है, इसको बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, ये कितनी ईंटें लगेंगी, ऐसे करके ईंटों की संख्या बतानी है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ईंटों की संख्या वगैरह बतानी होगी, या एक डब्बे में कुछ चीज़ें भर रहे होंगे उसकी संख्या बतानी होगी, तो संख्या का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि जो दीवार है बड़ी वाली उसका आयतन, और बटे में छोटी सी जो एक ईंट है उसका आयतन निकाल लेना। ऐसा क्यों ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लीजिए बोला गया कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, ठीक है, मान लीजिए समझने के लिए 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, इसमें 2-2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े होंगे? तो ये 2 सेंटीमीटर के टुकड़े, 2 सेंटीमीटर के टुकड़े, कितने टुकड़े हो जाएंगे? देखिए 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 5 टुकड़े होंगे। ये निकला कैसे? निकला इस तरीके से कि
पहली बात तो जब भी टुकड़े बताने होंगे तो हम ऊपर आयतन रखेंगे, आयतन लंबाई जो भी बड़े वाले का होगा वो ऊपर रख देंगे। तो बड़ा वाला था 10 और एक टुकड़े की लंबाई कितनी थी 2 रख देंगे। तो उसको काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया 2 पंचे 10, 5 है, इसका मतलब 5 टुकड़े होंगे। ठीक है। अब एक बाल्टी में मान लीजिए 5 लीटर पानी है, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी है और बोला गया है कि एक मग्गे में 1 लीटर पानी आता है, तो कितनी बार में वो बाल्टी खाली हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है 5 लीटर पानी है और एक मग्गे में 1 लीटर निकलता है, तो हम एक मग्गा निकालेंगे 1 लीटर निकल आएगा, 5 बार निकालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि हमने 5 टोटल वाले को ऊपर रखा और नीचे 1 लीटर वाले जो हमें निकालना है छोटे वाले की यूनिट, इसको काट देंगे तो कितना मतलब 5 बार निकालना पड़ेगा तो हमें खाली हो जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है। तो जब हमें दीवार दी जाएगी, इन्होंने दिया है कि दीवार की आयतन ये है और एक ईंटे का आयतन ये है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप दीवार का आयतन ऊपर रखना और भाग कर देना एक ईंटे के आयतन से। सेम उसी कॉन्सेप्ट के तहत निकल आएगा आपका उसका आंसर कि कितनी ईंटें लगेंगी। तो 10 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची, तो ईंटों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर जो बनेगा, ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी, ऊपर दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन, निकाल लेंगे, इसको काट देंगे, जितना आएगा वो ईंटों की संख्या आ जाएगी। अब दीवार का आयतन क्या है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीज़ें दी गई हैं। अब ये देखिए दीवार का आयतन लंबाई कितनी दी गई है 10 मीटर, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से गुणा कर लें तो ये आ गया 1000। तो ऊपर L गुणे B गुणे H रखना है हमें इसका दीवार का, और नीचे भी L गुणे B गुणे H रखना है, ये किसका, ईंट का और वो दीवार का। तो दीवार की लंबाई 10 हो गई, 10 को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 1000 सेंटीमीटर, गुणे B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई दी गई है कितनी 22.5 सेंटीमीटर 22.5, गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है 6 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 100 से गुणा कर लेते हैं 600। ये हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है, दीवार क्या है एक रेक्टेंगुलर शेप है, मतलब क्यूबॉइड टाइप का, इस टाइप का ये वाला शेप है दीवार का पतला सा। ठीक है, दीवार को इस शेप में माना जाता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और नीचे एक ईंटे का निकाल लेते हैं, एक ईंटे का आयतन है 25, 12 और 9, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25 गुणे 12 गुणे 9, बस इससे काट देना है हमें तो आंसर आ जाएगा। देखिए 25 चौके 100, जीरो आ गया, ऊपर 40 बचा। अब देखिए एक पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, ठीक है, तो ये 225 बटे में 90 हो गया, ये जीरो एक जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको देखिए ये कितना हो गया 40 गुणे 225 गुणे में 60 और नीचे हो गया 12 गुणे 9, 12 पंचे 60, ठीक है 5 बार कट गया, ठीक 5 बार कट गया। अब कितना बचा, अब इसको काटते हैं, देखिए 9 से देखें क्या ये इसमें से 940 से तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, 9 से इसको काट के देखते हैं, 9 दूनी 18, 18, 22 में से 18 गया, 4 बचा, 4 आगे लग गया तो 45 हो गया, 9 पच्चे 45, तो ये आ गया 40 गुणे 25 गुणे 5, 25 चौके 100, एक जीरो और लग गया 1000, 40 को 25 से गुणा करने पर आया 1000 और गुणे 5, तो मतलब आ गया 5000। इसका मतलब 5000 ईंटें लगेंगी, यही हमारा आंसर होगा 5000 ईंटें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 है। देखिए घन के पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर,
और वो ही क्षेत्रफल 216 दे रखा है। जिस चीज़ का फॉर्मूला हो और वो वैल्यू दे रखी हो तो हमेशा उस फॉर्मूले को उस वैल्यू के बराबर रखना पड़ेगा, उसी से हमें आंसर निकलेगा। अब इन्होंने पूछा है तो क्या उसका आयतन कितना होगा। ये देखिए यहाँ पे डबल क्वेश्चन पूछ लिया। सबसे पहले इन्होंने घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें घन की भुजा निकालनी है। अब भुजा कैसे निकलेगी, उसके लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा। क्या दे रखा है, घन के पृष्ठ का फॉर्मूला होता है और वही चीज़ दे रखी है, तो हम इन दोनों को बराबर रख देंगे, तब वहीं से हम भुजा निकाल लेंगे और इसमें रख के आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, घन के पृष्ठ का फॉर्मूला होता है घन का पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और ये दे रखा है इन्होंने 216 के बराबर। ठीक है, तो 6 गुणे भुजा को ए मान लें बराबर 216। अब यहाँ से हम ए निकाल लें, 6 को नीचे भेजेंगे, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 216 बटे में 6, 6 से काटा 6 त्रिक 18 और 3 बचा 6 छंग 36, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 36। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो ए बराबर कितना आ गया, 6। इसका मतलब जो भुजा आ गई वो 6 आ गई। अब हमने देखिए कैसे निकाली भुजा, कुछ ना कुछ दे रखा था इन्होंने। जो चीज़ वैल्यू दे रखी होती है अगर उसका फॉर्मूला होता है तो उसको उसके बराबर रख देते हैं और वहाँ से उस चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसा हमने कई क्वेश्चन में किया है अभी तक। तो भुजा निकाल ली। अब हमसे फाइनली इन्होंने पूछा हुआ है कि घन का आयतन कितना होगा। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। ये देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो 6 का क्यूब हमारा आंसर होगा। 6 का क्यूब निकाल लेते हैं, 6 का क्यूब होता है 216। 6 गुणे 6 गुणे 6 कर भी सकते हैं, 6 छंग 36, 36 छंग 216, तो 216 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक धातुई घनाभ, घनाभ क्या होता है, ये घनाभ होता है। आयत का 3D फॉर्म घनाभ होता है। एक धातुई घनाभ की विमा, विमा मतलब डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, इसे पिघला कर एक घन बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए पिघलाने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो कैसे करते हैं। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, जो चीज़ पूछी गई उसको सबसे पहले हमें माइंड में रखना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ये चीज़ हमें निकालनी है, बतानी है। और इसके लिए हमें चाहिए क्या, सिर्फ ए चाहिए घन की। घन की हम भुजा कहीं से निकाल लें तो उसके बाद हम इस फॉर्मूले में रख के इनको आंसर दे देंगे इनका। अब वो कैसे निकलेगी, उसके लिए कुछ और दे रखा होगा। इन्होंने देखा है धातुई घनाभ की विमा इतनी थी और उसको पिघला कर एक नया घन बना दिया है। तो देखिए पिघलाने वाली जब केस होती है, देखिए जो बच्चों की खेलने वाली वो क्ले नहीं आती मिट्टी, उस मिट्टी का चाहे हम गोला बना लें, चाहे उसको मोड़ के हम ये बना लें, कुछ भी बना लें उससे हम, जितनी मिट्टी है उतनी ही मिट्टी तो रहेगी वो, मतलब उसका शेप जितनी जगह घेरता है वो उतनी ही जगह घेरेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आयतन उनका हर केस में बराबर ही रहेगा, आयतन कभी चेंज नहीं होगा। तो घन को पिघलाकर, घनाभ को पिघलाकर घन बना दिया है। तो इस ऐसा जब लिखा जाएगा तो इसका मतलब हमेशा ये मानना है, समझना है कि दोनों के आयतन बराबर रहेंगे। घन को मोड़ माड़ के घनाभ बना दिया या गोला बना दिया, ऐसे केस में जिन दोनों को, एक को मोड़ के जिसके बराबर बनाया होगा उन दोनों के आयतन को बराबर रख देना है, बस वहीं से आंसर निकलेगा। तो धातुई घनाभ की विमा ये थी, तो घनाभ का जो आयतन होगा ये वाला, वो घन के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो घनाभ यहाँ पर इसको पिघला कर ये बना दिया है घन बड़ा सा, तो यहाँ पर घनाभ का जो आयतन होगा
वो घन के आयतन के बराबर होगा। घन के आयतन का घनाभ के आयतन के लिए इन्होंने दे रखा है 180 64। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, देखिए सीक्वेंस से चल रहे हैं। 100 गुणे 80 गुणे 64, और ये हो गया भुजा का क्यूब। अब इनको सबको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब इधर से क्यूब हटाते हैं, हमें ए निकालना है ना, तो ये क्यूब हटा देंगे उधर, तो उधर क्यूब रूट लग जाता है। क्यूब रूट लग जाएगा 100 गुणे 80 गुणे 64। अब देखिए हम इसको सबको मल्टीप्लाई करें। एक तरीका है कि हम इनको सबको मल्टीप्लाई करें और उसको तोड़ें, और 3 3 के जोड़े बाहर, क्योंकि ये क्यूब रूट है ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो उधर हम 2 2 के जोड़े बनाते। स्क्वायर हटता है तो उधर स्क्वायर रूट लगता है, क्यूब हटता है तो उधर क्यूब रूट लगा। क्यूब रूट लगा है तो इससे बाहर निकालने के लिए हमें 3 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो सबसे समझदार और आसान तरीका ये है कि इसको हम गुणा उणा करने में ना पढ़ करके ऐसे नंबर ढूंढें जो किसी के क्यूब होते हैं और उनमें तोड़ लें। जैसे देखिए ये 1000, मतलब 100 और 8 80 गुणा हो गए, कितना हो गया आपका? 8000 हो गया, गुणे 64। 64 हमें पता है 4 का क्यूब होता है। 64, 4 चौको 16 चौको 64। अब देखिए 8 किसका क्यूब होता है? 8 होता है 2 का क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको 8 गुणे 1000 लिख लेते हैं। 8000 को 8 गुणे 1000 लिख लिया। हमें सबको क्यूब वाला बनाना है। 8 होता है 2 का क्यूब, और 1000 किसका होता है? 10 का क्यूब। 10 गुणे 10 गुणे 10। देखिए सब के क्यूब बन गए, सबके 3 टुकड़ों में टूट गया। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने उसको बस हमें निकालना है 3 जोड़े, तो हम सबकी पावर 3 में तोड़ लिया हमने सबको। अब इसमें से क्यूब रूट लगा हुआ है, ये सब जो 3 होंगे वो 1 बन के बाहर निकलेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ से 10 बाहर निकलेगा, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा। 2 धाम 20, 20 चौके 80। इसका मतलब 80 सेंटीमीटर जो आया, ये हमारा क्या आ गया? घन की भुजा आ गई। यहाँ घन का आयतन रखा था ना ए, क्यूब हटाया तो उधर लग गया, तो ये जो 80 बराबर ए आ गया। इसका मतलब घन की जो भुजा आई वो हमारी 80 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें बताना क्या है? घन का पृष्ठ बताना है, तो उसमें हम रख देते हैं 6 गुणे 80 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। 6 गुणे 80 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64, और 0 का स्क्वायर 00 लग जाएगा आगे। या इसको हम 80 के स्क्वायर को 80 गुणे 80 करके देख लें। 8 8 64 और 2 0 लग गए। अब हम इसको इससे गुणा कर लेंगे। 6 चौके 24, पहली बात तो 2 0 पीछे लगा ही दें। 6 चौके 24 के 4, 2 बचा हासिल। 6 चंग 36 और 2 38, 38 400। ये देखिए 38 400। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 6 5 4 है। ठीक है, यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ इतना है तो उसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए जब भी कभी अनुपात दिया हो आपको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया होगा, और उन्हीं तीनों चीज़ों को रखने के लिए फिर एक फॉर्मूला दिया होगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो उन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात में x लगा के उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लेंगे, और उसको उसी फॉर्मूले में, जिसकी फॉर्मूले की जब भी कभी वैल्यू दी गई होगी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का एक फॉर्मूला होता है, इन्होंने पहले से ही संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, तो इसका मतलब इनका जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है उसको इस वैल्यू के बराबर रखना है, वहीं से रास्ता निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? सबसे पहले घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में अनुपात दे रखा है इन्होंने,
6:5:4, 6:5:4 ये अनुपात दे रखा है, लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी है। तो जब भी कभी अनुपात दे रखा हो तो हम क्या क्या करते हैं, माना जो लंबाई है वो है 6x, चौड़ाई है 5x और ऊंचाई है 4x, क्योंकि x x x कट जाएंगे, अनुपात वही बना रहेगा। अनुपात का मतलब ये होता है। तो जब भी कभी अनुपात दिया हो तो आप उसमें x लगा दें, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लंबाई आती 12 और चौड़ाई आती 10, इसको काटते 2 से तो 6:5 आता, और x की वैल्यू क्या हो जाती, 2 बार काटा तो x की वैल्यू 2 हो जाती। तो मतलब 6×2 और 5×2, देखिए 6x की जगह पर 2 आया और यहाँ पे x की जगह पे 2 ही आया, सेम रहा, और 2 2 कट गया, 6 और 5 अनुपात रह गया। तो जब भी कभी अनुपात दिया हो तो उसमें x लगा के वो संख्या मान लेनी है। तो लंबाई मान ली 6x, चौड़ाई मान ली 5x, ऊंचाई मान ली 4x। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इन्होंने दिया है कि संपूर्ण पृष्ठ का जो है वो 235328 वर्ग सेंटीमीटर है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बतानी है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसे पता चलेगी, जब हमें x, लंबाई 6x हो गई, चौड़ाई ये हो गई, तो जब हमें x पता चल जाएगा तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए हम सॉल्व तो कर रहे हैं क्वेश्चन निकालने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में एक ट्रिक भी होती है इसको सॉल्व करने की। देखिए x की वैल्यू सब में सेम रहेगी। अब हमें देखना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बतानी है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि कोई सेम नंबर है क्या, कि जिसको 6 से गुणा करने पर, जिसको 5 से गुणा करने पर, जिसको 4 से गुणा करने पर आंसर आ रहे हैं। तो देखें 20 से गुणा तो होता नहीं है 6 में, 6 के टेबल में 20 आता नहीं है, पहला अनुपात 6 है, पहला 6 है ना। 38 भी नहीं आता है, 36 आता है, 22 भी नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर हम तुरंत सी टिक कर देंगे। अब देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखिए 6×x, तो 6×6 = 36, इसका मतलब x की जगह पर 6 आ रहा है। अब 5x, तो 5×6 = 30, 4x, 4×6 = 24, यही आंसर आएगा सी, ठीक है। लेकिन निकालेंगे कैसे, इसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का, वो होता है 2×L×B + B×H + H×L, ये होता है फॉर्मूला घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का। इसको रख देना है किसके बराबर, 5328 के बराबर, क्योंकि इन्होंने वही चीज़ दे रखी है 5328। अब इसमें हम वैल्यू रख दें, 2×LB मतलब 6x×5x + 5x×4x + 4x×6x, 6×5 = 30x, 5×4 = 20x, 4×6 = 24x। x और x गुणा होके x² लग जाएगा सब में। अब 30 20 50, 50 और 24 74, 74x², उधर 2 गुणे में था। अब x² की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को, ये दोनों गुणे में है, दोनों नीचे चले जाएंगे। x² बराबर हो गया 5328 बटे में 2×74, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2×6 = 12, 1 बचा, 2×6 = 12, 2×4 = 8 बटे में 74, ठीक है। 74 किसके टेबल में आता है, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 1 बचा, 2×7 = 14, 2 से काटेंगे, 2 × 2, 2×3 = 6, 2×3 = 6, 2 दूनी 4। अब देखिए 37 तो किसी से कटता नहीं है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। 37 से इसको हमें डायरेक्ट भाग करना पड़ेगा। 37 को 13 32 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। अब 37 को उससे भाग करना पड़ेगा, तो 37 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 37 का पहाड़ा तो आता नहीं है, 37 को लगभग 40 मानते हैं, तो 37, क्योंकि 35 से ऊपर हुआ तो वो 40 की रेंज में चला जाएगा। और इधर ये आपका पीछे से एक नंबर हटा दीजिए, 133, तो
37 को हमें ले जाना है 133 से देखना है, तो 37 को 3 से करके देखते हैं। 37 गुणे 3, 3 सत्ते 21 के 1, 2 बचा हासिल, 3 तेई 9 2 11, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, अब 2 और उतारा, ठीक है। अब 37 वो 133 था तो 3 बार ले गए थे, अब 222 है तो लगभग 5 या 6 बार ले जाते हैं। 6 सत्ते 42 के 2, 4 बचा हासिल, 6 तिक 18 और 4 22, कट गया 36 आया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 36। तो एक्स बराबर कितना हो गया, ये 6 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग गया 36 के ऊपर। 36 का मतलब 6 गुणे 6, तो 1 6 बन के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब एक्स का मान जो आ गया वो 6 आ गया, एक्स का मान 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है इन्होंने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछी है, तो यहाँ पे रख देते हैं 6 गुणे 6, 5 गुणे 6, 4 गुणे 6, 6 चंग 36, 30, 24, ये हमारा आंसर आ गया 36 30 24, ठीक है। अब देखिए इतना कुछ हम लोगों ने करके तब निकाला, यहीं पे अगर हम थोड़ा सा टिक वो लगा लेते, अपना माइंड यूज़ करते थोड़ा सा, कि इन्होंने दिया है कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 6 5 4, 6 5 4 है। और उसमें देखिए पहला वाला 6 से भाग होना चाहिए, 6 से भाग कोई हो ही नहीं रहा था, केवल 36 हो रहा था। दूसरा, अब x का जो मान निकलेगा वो सेम निकलेगा, जब हम यहाँ पर x मानते हैं 6x 5x 4x, तो x का मान जो भी होगा तीनों में सेम होगा। तो इसका मतलब कोई एक सेम नंबर को 6 से गुणा करने पर उतना भुजा आएगी, एक सेम नंबर को 5 से गुणा करने पर ये भुजा आएगी, और एक सेम नंबर को 4 से गुणा करने पर वो आएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 वाला 36 आया, तो 6 छंग 36, 6 से गुणा किया है। तो हम अगली बार देखें क्या 6 सेट हो रहा है, 5 छंग 30, ठीक है सेट हो रहा है, 4 छंग 24 सेट हो रहा है। तो हम इसी को डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट भी बता सकते हैं। लेकिन कैसे करते हैं तरीका ये है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, कि 50 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसी बात होगी कि एक बड़ी सी चीज़ में छोटी कितनी चीज़ें भरी जा सकती हैं, तो ऊपर वाले के आयतन को नीचे वाले छोटे वाले के आयतन से भाग कर देते हैं। ये भी हमने पीछे क्वेश्चन में जाना। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने दिया था कि 50 40 30 का एक गोदाम है, और हमें बताना है कि कितने बक्से आ जाएंगे। तो बक्से की संख्या पता है कितनी होगी, कितने बक्से आएंगे, बक्से की संख्या हो जाएगी गोदाम का आयतन बटे में एक बक्से का आयतन। सब में यही करना है, चाहे दीवारों में ईंटें बनाने हैं तो दीवार का आयतन बटे में एक ईंटे का आयतन, या किसी टोकरी में कुछ भरना है तो उस टोकरी का आयतन बटे में जो चीज़ भरनी है उसका आयतन, बस उससे भाग कर देना है। तो ये यहाँ पे क्या था, एक बक्से का आयतन। तो गोदाम का आयतन कितने आयतन के लिए, देखिए 50 40 30, 50 मीटर 40 मीटर गुणे 30 मीटर। नीचे क्या दिया गया है, एक बक्से का आयतन हमें नीचे लिखना है, तो बक्से का आयतन इन्होंने पहले से निकाल के दिया 0.8, तो 0.8 यहाँ से हमें बक्सों की संख्या आ जाएगी 5। देखिए पहली बात तो पॉइंट हटाया और एक ज़ीरो बढ़ाया, अब ये हो गया 50 गुणे 40 गुणे 300 बटे में, अब ये 8 हो गया, ठीक है। अब 8 पंचे 40, 5 पच्चे 25, 250 गुणे 300 तो गुणा करना है, 25 तिहाई 75 और 3 जीरो लग जाएंगे, 7,500। क्या कुछ गलत किया गया, 50 40 30, नहीं हमने सही किया है, सही है सही है सही है। यहाँ पर देखिए 50 40 30 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इन्होंने सॉल्यूशन में 60 निकाला हुआ है, तो वहाँ पे वो 60 ही होना चाहिए था।
60 40 30 रख दिया इन्होंने, और वहाँ ऊपर 50 लिखा हुआ है, लेकिन तरीका यही है। हमारा 75,000 आंसर आया, यही आंसर है। फॉर्मूला देखिए वही लगा ना, बक्सों की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटे में एक बक्से का आयतन। तो ऊपर गोदाम के आयतन को एक बक्से के आयतन से भाग करके सॉल्व। 0.8 का 8 कैसे हुआ, पॉइंट हटाया दोनों ने, एक जीरो बढ़ाने के बजाय अलग से 10 लगा लिया। बात वही है, चाहे 30 को 300 कर ले या 30 गुणे 10 कर ले, और उसको भाग कर दिया तो इतना आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, इन्होंने ये घन दिया हुआ है, इसका आयतन दे रखा है इन्होंने। तो जब भी जो चीज़ दे रखी है उसको उसके फॉर्मूले के बराबर रखनी है। आयतन दे रखा है इन्होंने इसका 125। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। इसका भुजा का क्यूब 125 दे रखा है। अब 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो भुजा कितनी आ गई, आयतन की भुजा, उसकी घन की भुजा आ गई 5। अब इन्होंने पूछा क्या है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल है। ठीक है, एक फलक का क्षेत्रफल क्या हुआ, जो ये घन बना हुआ है तो उसका एक फलक, ये एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये एरिया वाले चैप्टर में पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये कि ये इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये ए है, ये ए है, तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। ये एक वर्ग ही तो, एक वर्ग से मिलके ऐसे 6 फलके मिलके एक घन बनता है, एक इधर आगे एक दीवार, चारों दीवार, और एक ऊपर और एक नीचे। तो एक फलक का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, और वो हमें बताना है। अब भुजा है 5, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 25 है ना, हाँ ये ए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं इसमें होता क्या है। देखिए 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है भुजा, दूसरी चीज़ होती है क्षेत्रफल। भुजा क्या होती है, लीनियर होती है, मतलब जैसे 7 सेंटीमीटर भुजा हो गई। ठीक है, ये एक लंबाई होती है, भुजा की लंबाई होती है। क्षेत्रफल क्या होता है कि एक एरिया होता है, 2D एरिया होता है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या स्क्वायर फीट में होता है या स्क्वायर में होता है फ़िलहाल। तो जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होगा, ध्यान दीजिएगा इसको, स्क्वायर में होगा, और ये सीधा नंबर में होगा, ये सीधा नंबर में होगा। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा। और आयतन क्या होता है, वो 3D फिगर होता है, वो हमेशा क्यूब में होता है। तो क्षेत्रफल एरिया होगा, वो कैसे होगा, मान लीजिए ये आ गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे एरिया लिखा होगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगा होगा। और आयतन क्या होता है, वो क्यूब में होता है। तो मान लीजिए 343 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके आयतन होगा। कोई भी वैल्यू दी गई होगी नंबर में, तो भुजा सिंगल नंबर होती है, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है, और आयतन क्यूब में होता है। तो जब भी कभी हमें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि भुजा सिंगल नंबर, क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर की बात हो रही है, और आयतन मतलब क्यूब की बात हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की एक ट्रिक होती है, इसको या तो हम क्वेश्चन बना के सॉल्व करें कि दो घनों का आयतन का अनुपात इतना 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 है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा, ये इनकी भुजाओं का अनुपात भी पूछा जा सकता था कि इनकी भुजाओं का अनुपात। तो सबसे पहले देखना है कि अनुपात दिया किसका है। देखिए आयतन का अनुपात दिया है, और हमें पता है कि आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है, आयतन क्यूब में होता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे आप आयतन जो है वो क्यूब में, किसका, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, और 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसका मतलब भुजा 3 होगी, भुजा का जो अनुपात होगा वो 3 होगा, और उस उधर 4 होगा, तभी तो ये आयतन का अनुपात है ना, आयतन मतलब क्यूब।
तो ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब। तो अगर तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि ये 3 और 4 के अनुपात को लेके बात हो रही है। अब इन्होंने इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर में होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो हम इसका डायरेक्ट कर दें स्क्वायर, 3 का हो गया 9 और 4 का कर दिया 16, ये हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा ऐसे। तो 9 और 16 हमारा आंसर हो गया। यहीं पर अगर इन्होंने संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात की बजाय भुजा का अनुपात पूछा होता, ठीक है, तो हम भुजा का अनुपात क्या, भुजा सिंगल नंबर में होती है। अब इन्होंने देखिए आयतन का अनुपात दे रखा था 27 64, तो 27 आयतन क्यूब में होता है, तो इसका मतलब ये अनुपात पहले से क्यूब में है। तो ये 3 का क्यूब था और ये 4 का क्यूब था, इसका मतलब 3 और 4 क्या सिंगल नंबर हो गए, तो इसका मतलब वो भुजा हो गई। अभी अगर यहाँ पे भुजा दी गई होती, भुजा पूछी होती, तो यहाँ पे हमारा आंसर होता 3:4, क्योंकि ये 3 का क्यूब है 27 और 64 4 का, तो हमारा आंसर हो जाता 3:4। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी तरीका देख लेते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है। घन का आयतन क्या होता है, दो घन है मान लीजिए, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। अब दो घन है तो ये पहला घन और ये दूसरा घन, इनके आयतन का अनुपात है 27:64। देखिए इधर से क्यूब हटाएंगे तो उधर, ये क्यूब हटा देंगे तो उधर क्यूब रूट लग जाएगा, और ये क्यूब रूट के अंदर ये 27 होता है 3 का क्यूब, ये होता है 4 का क्यूब। ठीक है, तो इसमें से 3 बाहर निकल आएगा और ये 4 बाहर निकल आएगा। तो इसका मतलब जो इनकी भुजा का अनुपात आ गया A1/A2, वो कितना आ गया 3/4। तो अगर भुजा का अनुपात पूछा होता तो हम 3 4 बचा देते, लेकिन इन्होंने क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो हम फिर से क्षेत्रफल निकालने जाएंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर तो हम उधर भी स्क्वायर करेंगे और A2 का स्क्वायर तो उधर भी स्क्वायर करेंगे। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का हो गया 16, वही हमने वहाँ पे पहले ही डायरेक्ट निकाल लिया था। तो इसका आंसर तो 9 16 हो गया, लेकिन हमें इसको डायरेक्ट निकालना है तो भुजा सीधे नंबर में होती है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, आयतन क्यूब में होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया होता इसी तरह का कि एक घन है, घन के पृष्ठों का अनुपात, घन के क्षेत्रफल का अनुपात या संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ का जो अनुपात है वो है 25:81। ठीक है, तो इसके आयतनों का अनुपात बताइए। तो जहाँ हमने संपूर्ण पृष्ठ देखा मतलब एरिया की बात हो रही है, एरिया होता है हमारा स्क्वायर में, तो इसका मतलब ये किसके स्क्वायर है, ये स्क्वायर में है, तो ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो हमें पता चल गया कि जो घन की भुजाएं हैं वो 5 है और 9 है। अब 5 और 9 है, अब हमें आयतन बताना है, तो आयतन क्या होता है, आयतन क्यूब में होता है, तो हम 5 का कर लें 125 और 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 81, 81 9 729। तो इसका मतलब इनके आयतनों का अनुपात इतना होगा। तो बस यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि भुजा क्षेत्रफल आयतन, भुजा सिंगल नंबर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है और आयतन क्यूब में होता है, तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं अगर कोई दूसरा क्वेश्चन मिलता है इस टाइप का तो उसको भी देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है दूसरी बुक में मिला, क्वेश्चन नंबर 30। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:1 है, तो आयतन क्यूब में होते हैं, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब। इसका मतलब भुजा जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। और एक किसका क्यूब होता है, एक हमेशा एक का ही होता है, एक और एक का स्क्वायर भी एक ही होता है, क्यूब भी एक होता है। इसका मतलब इनके कोरों की लंबाई, लंबाई मतलब सिंगल यूनिट, भुजा, तो भुजा का यूनिट में आएगा, सिंगल में आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2:1। ये हमारा आंसर, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है, अभी अगर इन्होंने पूछा होता दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:1 है, तो इनकी लंबाई की बजाय इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा होता है, तो हम क्या बताते हैं, देखिए आयतन क्यूब में होता है, तो 8 2 का क्यूब है और 1 1 का क्यूब है, इसका मतलब 2 और 1। अब हमें क्षेत्रफल पूछा होता है तो हम 2 और 1 का स्क्वायर कर देते, तो तब हो जाता हमारा 4 और 1। ठीक है, और इसी तरह अगर भुजाओं का दे रखा है, मान लीजिए यही है कि 8:1, या मान लीजिए आपका दिया हो गया हो कि भुजा का अनुपात 3:4 है, आयतन का अनुपात कितना होगा,
तो आयतन के लिए हम क्यूब कर देंगे। 3 3 9 3 27 और 4 का 64, 27/64 सीधा आंसर, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, राम एक ठोस घर बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। इसके लिए 5 सेंटीमीटर वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता होगी। तो देखिए जब भी कभी ऐसा हो, घन क्या होता है, 3D फिगर होता है, और इसके लिए जो छोटा वाला टुकड़ा लग रहा है वो 5 सेंटीमीटर का लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि बड़े वाले भाग का आयतन नीचे छोटे वाले भाग का आयतन। जब भी कभी ऐसा हो कि बड़े टुकड़े को छोटे से मिला के बनाना हो, या बड़े के काट के टुकड़े करने हो, ऐसा कुछ भी, या बड़े को पिघला कर छोटे छोटे इतने बनाए गए हों, तो उनकी जब संख्या पूछी जाई होगी कि कितने घनाकार, तो बस बड़े वाले के आयतन को छोटे वाले के आयतन से भाग दे देना है। अब जो राम एक जो घन बनाना चाहता है वो 15 का घन बनाना चाहता है, तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। इसका मतलब वो 15 का क्यूब, 15 का क्यूब, तो मतलब 15 × 15 × 15, ये घन का आयतन बनाना चाहता है। इसको बनाना चाहता है, किससे बनाना चाहता है, छोटे वाले जो हैं उनका 5 है, तो 5 × 5 × 5 उसका आयतन होगा। तो इसको भाग कर लेंगे, 5 × 15, ऐसे ही 5 × 15, 5 × 15, इसका मतलब 3 × 9 × 27, इसका मतलब 27 घन लगेंगे उसको, 27 टुकड़े लगेंगे। देखिए आ गया ना 27 आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, एक घनाकार पानी की टंकी की सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक ओर यह खुला तथा इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। ठीक है, तो देखिए घन आकार पानी की टंकी, तो मतलब ये पानी की टंकी ऐसी, ये टंकी है। देखिए ये ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है इसमें, ये इतनी ऊंचाई तक मान लीजिए, देखिए पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, ऐसे करके ये टंकी टाइप की घनाकार टंकी है। तो जब घनाकार टंकी है, घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी ए ही रहेंगी। ठीक है, अब इन्होंने पूछा हुआ है एक घनाकार पानी की टंकी की सतहों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा यदि एक ओर वह खुला है तथा इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक ओर खुला है, इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट खुला है, तो ऊपर वाले में तो कोई क्षेत्रफल होगा नहीं क्योंकि वो तो खाली है। ठीक है, ऊपर वाले में खुला हुआ है तो ऊपर की तरफ फ्लैट सरफेस है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका जो सरफेस है, एक सरफेस हटा दिया गया, एक तरफ से खुला हुआ है। देखिए घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बात को। घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर। और ये क्यों होता है, क्योंकि देखिए घन में जो घन बनता है ये वाला, इसमें 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस, एक छत, एक फर्श और एक चारों दीवारें। और एक सरफेस का एरिया, एक सरफेस जो बनता है वो इससे बनता है वर्ग से, जो कि हमने उसमें पढ़ा हुआ है क्षेत्रफल वाले चैप्टर में, एरिया में, कि इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और ऐसे ही 6 क्षेत्रफलों से मिलकर ये घन बनता है। एक छत और एक नीचे फर्श, 4 दीवारें, 6 सरफेस हो गए, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर। अब वैसे केस में इन्होंने ऊपर एक पार्ट हटा दिया। ठीक है, एक तरफ से खुला हुआ है, तो अब कितने सरफेस बचे, 5 ही तो बचे, एक बॉटम तली टंकी की, 4 दीवारें, तो अब कितना बचा, 5 × भुजा स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब भुजा कितनी दी गई है, 2 दे रखी है इन्होंने, भुजा 2 दे रखी है, तो 5 × 2 का स्क्वायर, 5 × 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20। ठीक है, 20 आंसर आ गया हमारा।
इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के बनाते हैं, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए, क्वेश्चन पे ध्यान देने की बजाय, ध्यान देना तो खैर क्वेश्चन पे भी ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं उसको, क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, उस पर ध्यान देंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला नहीं था, लेकिन हमने निकाला इसको, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक तरफ से खोल दिया तो हमने एक सरफेस हटा दिया। अभी अगर ये दो तरफ से खोल देते, नीचे वाला भी पार्ट ना होता, कोई ऐसा शेप होता, तो हम 5 गुणे भुजा स्क्वायर की बजाय 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता, क्योंकि तब तो चारों दीवारें ही बचती। या मान लीजिए चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल पूछा होता तो हम छत और फर्श ना लेते, तो वहाँ 6 गुणे भुजा स्क्वायर की बजाय 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाता।